हेलो गाइस, आई एम सी एस काशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे वैसे तो आपको सी एस ई ई टी के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कुछ स्पेशल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए लाया जाए। तो एग्जीक्यूटिव के लिए मैं ई बी सी एल की सारी सीरीज़ ला रही हूँ। अब ये ऐसा पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है कि कोविड की वजह से अभी हमें घर में बैठना पड़ रहा है, और घर में बैठने से क्या हो रहा है कि इतनी समर्स में यार पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो गाइस, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए तो हमें सुस्ती आएगी, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें ज़ोरों शोरों से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमें एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों को, वैसे अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो सी एस ई ई टी के लिए उनको ज़रूर रिकमेंड करना, उनके लिए सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो तो अपना ई बी सी एल यहाँ से पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि मैंने जो कंटेंट बनाया वो अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल बनाया है, और अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल है तो मैंने सब कुछ कवर्ड किया, और सब कुछ कवर्ड किया तो आपको सब कुछ देखना भी चाहिए। गाइस, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आज, वो है फेमा का चैप्टर। हम लोगों ने आरबीआई का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और फेमा का चैप्टर एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान गिरता है तो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। मतलब फेमा ख़त्म ही नहीं होता है, फेमा ख़त्म ही नहीं होता है। हम लोग कितना भी पढ़े, ये इतना बड़ा चैप्टर है, पूरे एग्जीक्यूटिव का एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कितना भी पढ़े हम लोगों का ख़त्म ही नहीं होता। तो गाइस, उसका भी आज हम लोग 6 पार्ट पे पहुंच चुके हैं, और 6 पार्ट पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब फेमा हमारा अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है। फेमा में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ। वैसे आप लोगों को पिछले वाली सारी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका फेमा कवर्ड होगा। मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था डेफिनेशन, फेमा है क्या, फेमा आया क्यों, कैसे इंडिया आज़ाद हुआ, और कैसे उसको डॉलर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, फॉरेन करेंसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि फेमा लाया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फेमा में कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ऐसे ट्रांजैक्शन है जो अलाउ है, और क्या क्या ऐसे है जो नहीं अलाउ है। देन हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में पढ़ा था रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ने के बाद एक चीज़ पढ़ी थी, हम लोगों ने वहाँ पे एक नाम लिया था, दैट इज लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम जो है वो आप लोगों का क्या है, अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, और जब वो अलग चैप्टर है तो उसका वेटेज भी अलग हो जाता है। वैसे लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम जो है वो फेमा का ही पार्ट है, वो फेमा में ही कवर्ड होता है, फेमा का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन गाइस, हमारे इंस्टीट्यूट ने उसको अलग चैप्टर बनाया, चैप्टर नंबर 7, लेकिन मैं उसको यहीं कवर्ड करूँगी क्योंकि रूल नंबर 5 में उसका बहुत बार नाम आया, और जब उसका बहुत बार नाम आया है तो हमें उसको फेमा के साथ ही कवर्ड करना चाहिए। तो आज सिंगल वीडियो में मैं सिंगल पूरा चैप्टर नंबर 7 कवर्ड करूँगी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर मैं 7 है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कवर्ड करूँगी मैं, ठीक है। 1 तो है ही नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, देखिए। चैप्टर नंबर 7 है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम हम लोग पूरी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान देके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो आप लोग भी ध्यान देना, और मेरे साथ साथ बोलते जाना, और मेरे साथ साथ लर्न करते जाना। फेमा को जितनी बार देखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 जो 40 मार्क्स का पार्ट है आपका ई बी सी एल का, उसमें फेमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, फेमा का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन एंड रेमिटेंस स्कीम। देखो, लिबरलाइजेशन और रेमिटेंस स्कीम जो है वो पहली बात तो 2 लोगों के लिए होती है, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल के लिए फेमा, ये जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस है, वो अवेलेबल है। इंडिविजुअल के लिए एलआरएस अवेलेबल है, नॉन इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल के लिए एलआरएस अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल। अब इंडिविजुअल में भी कौन,
इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल किसके लिए अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्या बोलता है कि एक अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिया से बाहर पैसा लेके जाता है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल इंडिया से बाहर पैसा लेके जाता है और $2.5 लाख से ज़्यादा लेके जाता है, अगर वो $2.5 लाख से ज़्यादा लेके जाता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत है, आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इसका मतलब मैम $2.5 लाख तक लेके जाता है तो आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, नहीं बेटा। यहाँ पे अगर वो $2.5 लाख तक लेके जाता है तो उसको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत जभी होगी जब वो $2.5 लाख से ज़्यादा लेके जाएगा। तो पढ़ते हैं। तो अच्छा, तो आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है तो और कोई काम नहीं करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, करेंगे यार। अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप $2.5 लाख तक भी लेके जाते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। पढ़ते हैं एक बार। रेजिडेंट इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया जाता है, ठीक है, तो रेमिट कर सकता है $2.5 लाख तक, परमिट है उसके लिए। लेकिन ये जो $2.5 लाख की लिमिट है वो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला के, ये जो $2.5 लाख की लिमिट है, $2.5 लाख की जो लिमिट है वो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला के है, सिंगल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म A2 किसको फाइल करना पड़ेगा, AD को, ठीक है। ये जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है ना गाइस, ये बहुत पुरानी है, ये कोई नई स्कीम नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है $2.5 लाख की, वो अभी आई है। ऐसा भी कहा गया है कि मोदी गवर्नमेंट इस लिमिट को और बढ़ाएगी, लेकिन अभी तक कोई बढ़ाई नहीं है। तो अभी तक आप लोगों के लिए लिमिट है $2.5 लाख। आपको ऑथोराइज डीलर के पास ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और फॉर्म का नाम है फॉर्म A2, ठीक है। चलें, क्या ये स्कीम माइनर के लिए भी है क्या? देखो, मैंने इंडिविजुअल की बात की, और इंडिविजुअल कवर्ड माइनर ऑल्सो। तो क्या माइनर को भी फॉर्म A2 फाइल करना पड़ेगा अगर वो लेके जाएगा? बिल्कुल। क्या माइनर $2.5 लाख लेके जा सकता है? बिल्कुल लेके जा सकता है। माइनर $2.5 लाख लेके जाता है, माइनर $2.5 लाख लेके जा सकता है। लेकिन माइनर ये चीज़ किसके थ्रू फाइल करवाएगा? माइनर ये चीज़ अपने नेचुरल गार्जियन के थ्रू फाइल करवाया। माइनर कर सकता है, लेकिन माइनर किसके थ्रू करेगा? नेचुरल गार्जियन के थ्रू। किसके थ्रू? नेचुरल गार्जियन के थ्रू, ठीक है। चले, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पे कौन काम करेगा? नेचुरल गार्जियन। चले आगे। नोट नंबर 1, LRS इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या ये NRIs के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये स्कीम सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। क्या ये कंपनी के लिए नहीं है? भाई नहीं है। किसके लिए है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए है? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कि LRS इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। किसके लिए अवेलेबल नहीं है? HUF के लिए अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अवेलेबल नहीं है। गाइस देखो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो पहले वो देख लो कि कौन सी चीज़ छोटी है। जो चीज़ छोटी हो ना पहले उसको पकड़ लो, पहले उसको पकड़ लोगे ना तो बाकी सब कुछ ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले सिर्फ ये पढ़ लिया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है तो एक्सक्लूजन पढ़ना ही नहीं है, ये इस एक्सेप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैंने लिखा है तो मैं पढ़ा देती हूँ। HUF के लिए अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अवेलेबल नहीं है, LLP के लिए अवेलेबल नहीं है, कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, ट्रस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, सोसाइटी के लिए अवेलेबल नहीं है, और भी कोई होगा तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या पढ़ा है अभी तक मैंने ये पढ़ाया कि LRS स्कीम पहले से थी और LRS स्कीम की बस लिमिट अभी आई है, और लिमिट जो है वो $2.5 लाख तक है, लेकिन वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए नॉन और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, और किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। प्लस अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और $2.5 लाख तक लेके जा रहे हो तो आपको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म A2, ठीक है। और ये फॉर्म कौन? माइनर भी फाइल करेगा, लेकिन थ्रू नेचुरल गार्जियन, मतलब माइनर को भी $2.5 लाख तक की लिमिट मिलेगी। चले आगे। नोट, क्लबिंग इज परमिटेड ओनली अंडर फैमिली। ध्यान से सुनना। मिस्टर A
मिस्टर ए ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का था भोला। कौन था? भोला। भोला ने शादी की किससे? भोली से। भोला ने शादी की भोली से, और ये दोनों दिखने के बोले थे लेकिन भोले रियल में नहीं थे। ये दोनों दिखने के बोले लग रहे हैं, लेकिन गाइस इनकी शक्लों पे मत जाना, ये रियल में बोले नहीं है, ठीक है। इन दोनों ने शादी की और इन दोनों ने सोचा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन 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 हमारा मन तो इंडिया से बाहर है, हमारा मन तो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। हमें तो बाहर जाना है, कैलिफोर्निया में जाना है। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे एक फ्लैट ले लिया जाए। तो वहाँ पे अगर वो फ्लैट ले लेते हैं या वहाँ पे वो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर वो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो लिमिट कितनी हो सकती है? देखो, भोला को मिलेंगे $2.5 लाख, भोली को मिलेंगे $2.5 लाख तक, तो वो $5 लाख तक ले सकते हैं। यही बात मैंने बोली, वाइफ प्लस हस्बैंड मिला के $5 लाख तक ले सकते हैं, ठीक है। $5 लाख तक ले सकते हैं, परमिटेड है, ठीक है। चले आगे। अब क्या हुआ? आप लोगों के मन में एक सवाल आया और सवाल का आंसर मेरे ख्याल से आप स्क्रीन पे आ गया। सवाल ये आया होगा आपको, मैम क्या मतलब है फैमिली का? फैमिली का मतलब क्या होता है मैम आपकी नज़रों में? बेटा मेरी नज़रों में फैमिली का मतलब होता है एक इंसान और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। एक इंसान, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, और कोई नहीं। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ ऐसी है जो सिर्फ फैमिली का मतलब यही समझती है, पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों के बच्चे, बच्चों के पति पत्नी, कोई फैमिली का पार्ट नहीं होता। फैमिली का मतलब बाहर यही होता है, हम और हमारे दो, ठीक है, मतलब हमारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे फेमा ने भी वही लिया है कि फैमिली का मतलब यही होगा, फैमिली का मतलब यही होगा। लेकिन फेमा एक वर्ड बार बार यूज़ करता है, रिलेटिव। एक रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है यहाँ पे फेमा में कि हम मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के माता पिता मतलब मम्मी पापा, मम्मी पापा के साथ आए भाई बहन, तो ये हो गया ब्रदर एंड सिस्टर। फिर शादी हुई तो शादी में हुई स्पाउस, और स्पाउस के साथ आए बच्चे, सन एंड डॉटर। सन एंड डॉटर से आया सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड। ये होता है रिलेटिव की डेफिनेशन। टोटल मिला के कितने लोग हैं ये? आई थिंक 9 लोग होंगे, ठीक है। 9 लोग मिलके क्या बनते हैं? रिलेटिव बनते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमा 9 लोग मिलके क्या डेफिनेशन कवर्ड करते हैं? रिलेटिव की डेफिनेशन कवर्ड करते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के माँ बाप, इंडिविजुअल के भाई बहन, 4 जने तो यही हो गए, ठीक है। और उसकी बीबी 5वीं, ठीक है, उसके 2 बच्चे, 6ठा और 7वां, ठीक है। और बच्चों के साथ बच्चों के हस्बैंड और वाइफ, तो 9 जने हो गए, ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन में ये कवर्ड किया जाता है, ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन में ये कवर्ड किया जाता है। लेकिन क्लोज रिलेटिव क्या होता है? क्लोज रिलेटिव क्या होता है? अभी फैमिली पढ़ा, फैमिली में क्या पढ़ा? हम और हमारे बच्चे। फिर रिलेटिव में 9 जने। क्लोज रिलेटिव में क्या होता है? वही सेम होता है, लेकिन बच्चों के स्पाउस को कवर्ड नहीं किया जाता। बच्चों के स्पाउस को कवर नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पे रह जाते हैं 7 लोग। कैसे? एक इंसान और इंसान के माता पिता, ठीक है, मदर एंड फादर। मदर एंड फादर के साथ आते हैं भाई बहन, तो ब्रदर एंड सिस्टर। फिर शादी हुई तो बीबी आ गई, बीबी के साथ आ गए 2 बच्चे, ठीक है। तो ये हो गए 7 जने, इसको बोलते हैं क्लोज रिलेटिव। फेमा में 3 डेफिनेशंस दी हुई है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया फैमिली, फैमिली के बाद पढ़ाया रिलेटिव, और रिलेटिव में कितने जने? 9 जने। रिलेटिव के बाद मैंने बताया क्लोज रिलेटिव, और क्लोज रिलेटिव में कवर्ड होते हैं 7 जने। कितने? 7 जने, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, एक इंसान है, उसने अपने पापा के साथ मिलके अब्रॉड में एक लैंड परचेज करनी चाहिए $5 लाख तक, क्या वो खरीद सकता है? क्या वो खरीद सकता है? मिस्टर ए ने अपने पापा के साथ मिलके $2.5 लाख, पापा के और $2.5 लाख खुद के, दोनों ने मिलके ज़मीन ली। क्या वो खरीद सकता है? दोनों ही रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या वो खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता मैम, नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि क्लबिंग इज़ अलाउ ओनली फैमिली, ठीक है। क्लबिंग इज अलाउ ओनली अप टू द फैमिली, नॉट रिलेटिव, नॉट क्लोज रिलेटिव, ठीक है। तो क्लबिंग इज अलाउ ओनली इन द फैमिली, ठीक है। तो सन प्लस फादर मिलके अब्रॉड में $5 लाख तक नहीं ले सकते, दैट इज इनवैलिड,
चले नेक्स्ट। अब क्या हुआ, लोगों ने शाणपत्ती करना चालू किया, लोगों ने शाणपत्ती करना चालू किया और क्या किया, मिस्टर ए ने गिफ्ट किए $2.5 लाख। कितने? $2.5 लाख किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर ए ने गिफ्ट किए $2.5 लाख किसको? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली यूएसए में $5 लाख। तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये भी अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मिस्टर एक, अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल दूसरे रेजिडेंट इंडिविजुअल को गिफ्ट करता है $2.5 लाख तक और उसके बाद वो अपनी लिमिट और दूसरे गिफ्ट वाली लिमिट अलग अलग कवर्ड करता है, ऐसा नहीं है। मिस्टर बी खरीद सकता है प्रॉपर्टी यूएसए में, लेकिन ओनली अप टू, ठीक है, अप टू कितना? $2.5 लाख तक, ठीक है, $2.5 लाख तक ही खरीद सकता है, ठीक है, इसके बाद वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, परमिसेबल ट्रांजैक्शन बाय इंडिविजुअल अंडर एलआरएस। बार बार मन में शंका आ रही थी, मैम कैपिटल, मैम करंट, मैम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट $2.5 लाख तक है, लेकिन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो बेटा यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। पहला, ओपनिंग इन फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंक इन अब्रॉड। हमने बैंक, पहले मैं करंट कैपिटल अकाउंट करा रही हूँ, करेंसी अकाउंट खुलवाया कहाँ पे? अब्रॉड में, ठीक है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी अब्रॉड, एक्विजिशन ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ये आप लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? इसकी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ पहले। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, लास्ट वाले की बता देती हूँ एक बार, ये वाला, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अनरेटेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और प्रॉमिसरी नोट। आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? इसीलिए क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पिछली 3rd या 4th क्लास में करवा चुकी हूँ। तो अगर मैंने करवाया है तो आप वहाँ से देखो, उसको मैंने बहुत एक एक चीज़ को इन डेप्थ पढ़ाया और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखवाई है, तो आप वहाँ देखो, आपको तभी ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम पढ़ा है, ओपनिंग फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट इन अब्रॉड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अब्रॉड, एक्विजिशन ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। क्वालिफिकेशन शेयर आप जानते हैं ना, क्वालिफिकेशन शेयर कौन लेता है? डायरेक्टर्स लेता है, अगर उसको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना होता है। तो अगर किसी कंपनी का आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ेंगे। तो अगर मिस्टर ए इंडिया का जो है, अगर वो बाहर जाके किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर लेने पड़ेंगे, भले ही ले ले, वो भले ही ले ले, हमने मना नहीं किया, लेकिन $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेगा, $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेगा। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में आ गया प्राइवेट विजिट एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। ये करंट अकाउंट में लेकर आई हूँ, तो इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को देख लेते हैं। वैसे हम लोगों ने ये ले लिया है, ठीक है, करते हैं, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है तो वो ज़रूर देख लेना। चले, सबसे पहले करंट अकाउंट में आता है प्राइवेट विजिट। प्राइवेट विजिट मतलब मैं घूमने जा रही हूँ, मन नहीं लग रहा, कोरोना है, घर में बैठी हूँ, परेशान हो गई हूँ, मैं तो यूएसए जा रही हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लग रहा इंडिया में, मैं यूएसए जा रही हूँ। प्राइवेट विजिट, प्राइवेट विजिट, ठीक है। हम कहीं भी जा सकते हैं एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। कहाँ तक खर्च कर सकते हैं? $2.5 लाख तक। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग पार्ट नंबर 5th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं ले आई हूँ उसको, ठीक है। तो $2.5 लाख तक हम लोग खर्च कर सकते हैं नेपाल एंड भूटान अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो $2.5 लाख तक कर सकते हैं। लेकिन टूर ऑपरेटर, अब क्या होता है, कई बार हम लोग खुद ना खर्च करके ज़्यादातर टूर ऑपरेटर से कराते हो। तो टूर ऑपरेटर को अगर आप पैसे देते हो, चाहे इंडियन करेंसी में दो चाहे फॉरेन करेंसी में दो, $2.5 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। पूरे घूमने का खर्चा आपका $2.5 लाख से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। आपने टूर ऑपरेटर को 10 लाख रुपए रुपीज़ में दिए, वो भी डॉलर में काउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको कन्वर्ट करा के डॉलर में घुमाएगा, क्योंकि आप बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है। इसमें केस स्टडी बन सकती है नेपाल एंड भूटान के ऊपर।
नेक्स्ट, किसी को गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है, किसी को गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है, गिफ्ट या डोनेशन दिया जा रहा है तो मैक्सिमम $2.5 लाख तक है। और $2.5 लाख मतलब अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं भाई, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है गिफ्ट या डोनेशन के लिए। चले नेक्स्ट, गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं जॉब के लिए बाहर जा रही हूँ, अगर मैं जॉब के लिए बाहर जा रही हूँ तो मेरा कुछ तो खर्चा होगा, तो मैं कितने लेके जा सकती हूँ, $2.5 लाख तक लेके जा सकती हूँ। नेक्स्ट, इमिग्रेशन, मैं बाहर शिफ्ट हो रही हूँ, मैं हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट हो रही हूँ, हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट हो रही हूँ। तो अगर मैं हमेशा के लिए बाहर शिफ्ट होती हूँ, इमिग्रेट हो जाती हूँ कंट्री में, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में जा रही हूँ, ठीक है, तो इंडिया से जा रही हूँ, टाटा बाय बाय कह रही हूँ इंडिया को, तो मैं $2.5 लाख तक लेके जा सकती हूँ जर्नली। याद रखना, जर्नली $2.5 लाख तक मैं लेके जा सकती हूँ, जर्नली मैं $2.5 लाख तक लेके जा सकती हूँ। लेकिन अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि आप ज़्यादा लेके आ सकते हो, अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है आप ज़्यादा लेके आ सकते हो, तो दिल मांगे मोर विच एवर इज़ हायर, अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय कंट्री और $2.5 लाख विच एवर इज़ हायर। अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ $2.5 लाख से ज़्यादा आप लेके आ सकते हो, तो लेके जाओ, तो लेके जाओ, लेके जाओ, अमाउंट प्रिस्क्राइब बाय कंट्री और $2.5 लाख विच एवर इज़ हायर, दिल मांगे मोर। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, देखो मैंने रिलेटिव्स की, क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा ली है, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन, आपके बच्चे या आपकी बीवी, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे आपकी बीवी इंडिया से बाहर रहते हो और आप इंडिया में रहते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो और आपके मम्मी पापा बच्चे या भाई बीवी रहते हैं बाहर, तो आप उनको साल में $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते। साल में ये $2.5 लाख की लिमिट एक साल भर की है, पर फाइनेंशियल ईयर की है, ठीक है। तो साल में आप $2.5 लाख से ज़्यादा उनको नहीं दे सकते, ठीक है, मेंटेनेंस के जो पैसे दे रहे हो। नेक्स्ट, बिजनेस ट्रिप के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, अब पर्पस क्या हो सकता है बिजनेस ट्रिप में, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो बाहर, ठीक है, एक सेकेंड, बिजनेस ट्रिप के लिए आप जा रहे हो तो कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, स्पेशलाइज कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप लोगों की भी होगी, क्योंकि आप CS बन जाओगे तो आपको किसी ना किसी कंपनी के अंडर में क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपका मन कर रहा है मैं फेसबुक में ट्रेनिंग करूँ, जाओ, कौन मना कर रहा है, लो ट्रेनिंग, ठीक है। आपका मन कर रहा है मैं माइक्रोसॉफ्ट में ट्रेनिंग लूँ, आपका मन कर रहा है मैं फेसबुक में ट्रेनिंग लूँ, जाओ, ठीक है। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अगर बाहर जा रहे हो, स्पेशलाइज कोई दूसरी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हो, ठीक है, सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस ले जा रहे हो, तो आप जा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रिप। लेकिन मैक्सिमम आपका खर्चा कितना हो सकता है, आपका खर्चा $2.5 लाख तक होता है, आपका खर्चा $2.5 लाख तक हो सकता है, आपका खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो गया तो हो गया, तो हो गया तो आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हो गया तो आपको RBI की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ग्रेटर देन लिमिट है फिर भी RBI की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप इससे लिमिट से ज़्यादा भी करते हो तो भी आपको RBI की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट से ज़्यादा करते हो तो भी आपको RBI की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला, ट्रांजैक्शन अंडर RFC अकाउंट, और मैं बार बार बोलती हूँ ये जो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ये किसके अंडर में रहता है, गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। और जब ये गवर्नमेंट के अंडर में है तो यहाँ पे बार बार आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं। और इंडिविजुअल भी बिजनेस के ट्रिप के लिए जाता है तो कंपनीज भी अपने किसी इंडिविजुअल को ट्रिप के लिए भेज सकती है। अगर ऐसा है अदर देन इंडिविजुअल है तो आपको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन निकल के आए जहाँ पे आपको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। पहला, अगर आप RFC अकाउंट से करते हो, वो तो सबका ही एक्सेप्शन है, RFC अकाउंट में कभी भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट की नज़रों में रहता है। दूसरा, अदर देन इंडिविजुअल। नेक्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सोनिया गांधी बार बार इटली भाग जाती है, सोनिया गांधी बार बार इटली भाग जाती है, उसको कितने ऑपरेशन कराएगी, ऐसे ही बड़े बड़े स्टार्स भी बार बार बाहर चल जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। तो ऑथोराइज डीलर बोलता है जाओ,
जाओ बाहर जाओ, ठीक है, इलाज करवाओ, लेकिन $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर चाहिए तो आरबीआई की अप्रूवल लेकर आओ, ठीक है। तो ऑथोराइज डीलर रिलीज़ कर सकता है अप टू $2.5 लाख, ठीक है। लेकिन 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 अगर सोनिया गांधी बाहर जा रही है और उसका खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा है, सोनिया गांधी बाहर जा रही है और उसका खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा, और ये इंडिया का कोई डॉक्टर लिख के दे दे, या इंडिया से बाहर का कोई डॉक्टर लिख के दे दे, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, तो आपको अमाउंट एक्सेस मिल सकता है। ध्यान से सुनो, सोनिया गांधी इंडिया से बाहर जाती है बार बार इलाज कराने, तो उसको मैक्सिमम साल में $2.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कब? अगर वो एक्सेस लेती है। आरएफसी अकाउंट तो सबका ही एक्सेप्शन, ठीक है, वो मत सोचना कि वो नहीं है एक्सेप्शन, वो तो है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेस लेती है तो उसको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि हाँ इस बीमारी में खर्चा $2.5 लाख से ज़्यादा है। तो वो इंडिया में भी लिखवा सकती है किसी डॉक्टर से, और अब्रॉड में भी लिखवा सकती है। कोई भी डॉक्टर अगर बोलता है तो वहाँ पे आप कितने भी डॉलर लेके जाओ, आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब सोनिया गांधी अगर इंडिया से बाहर जा रही है और इलाज करवा रही है, सोनिया गांधी इंडिया से बाहर जा रही है और इलाज करा रही है, तो अकेली तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो पेशेंट है, ठीक है। कैसे जाएगी अकेले? तो अगर कोई पेशेंट इंडिया से बाहर जाता है तो उसके साथ एक अटेंडेंट जाता है, और अटेंडेंट की लिमिट भी $2.5 लाख होती है। मतलब सोनिया गांधी को मिले $2.5 लाख और अटेंडेंट को मिले $2.5 लाख। ये फ्री नहीं मिलते, आपको इंडियन करेंसी देनी पड़ती है, कहीं सोचो फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो सोनिया गांधी को मिले $2.5 लाख और अटेंडेंट को मिले $2.5 लाख, दोनों को मिलके कितने हो गए? $5 लाख। अब अगर सोनिया गांधी को लगता है कि $2.5 लाख से कुछ नहीं होगा, $4 लाख चाहिए, $4 लाख चाहिए, तो उसको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, और डॉक्टर इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। आगे चलें। स्टडी अब्रॉड, हम बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो $2.5 लाख तक है। लेकिन अगर आपका वही खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर था, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन इंडिया का नहीं होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसी इंस्टीट्यूट में लिखवाएंगे, तो अब्रॉड वाला इंस्टीट्यूट होना चाहिए। गाइस वहाँ पे डॉक्टर कोई भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया से बाहर का भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर है उन सबको सेम नॉलेज होगी। लेकिन इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, अगर वहाँ पे आप $2.5 लाख से ज़्यादा लेके जा रहे हो और आपको आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी, तो आप इंस्टीट्यूट से लिखवाए आओ अब्रॉड वाले से कि हाँ हमें $2.5 लाख नहीं चाहिए, हमें $4 लाख चाहिए, हमें $4.5 लाख चाहिए। इंस्टीट्यूट से लिखवा लो, और इंस्टीट्यूट कौन सा होना चाहिए? अब्रॉड का होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आप आरएफसी अकाउंट से पेमेंट करो, आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल की ज़रूरत कब होगी? जब आप $2.5 लाख से ज़्यादा ले रहे हो और इंस्टीट्यूट से लिखवा नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो ख़त्म हुए हमारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल के। अब इंडिविजुअल के लिए है तो इंडिविजुअल को कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। परमिशन आरबीआई से भले ही ना ले वो, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रेमिटर। रेमिटर क्या डॉक्यूमेंट लगाएगा? पहला उसका है फॉर्म A2, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको कितने भी डॉलर लेके जाओ, आप $10 लेके जाओ, $20 लेके जाओ, फॉर्म तो फाइल करना पड़ेगा। फॉर्म का नाम है A2। किसको फाइल करोगे? ऑथोराइज डीलर को। किसको फाइल करोगे? ऑथोराइज डीलर को। आप लोगों ने देखा होगा कि हम इंडियन बैंक से 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं, वन टाइम में 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं, तो हमारा लगता है पैन कार्ड। क्या लगता है? पैन कार्ड। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर आप $2.5 लाख नहीं, सॉरी, $25,000 से अगर ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो, एक सेकेंड ये रेस करो, ठीक है, $25,000 से ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो आपका पैन कार्ड भी लगेगा। $25,000 से अगर आप ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो आपका पैन कार्ड भी लगेगा, ठीक है, पैन कार्ड भी लगेगा, ठीक है। प्रेजेंटली नीड नॉट टू बी रिपार्टेड द इनकम जनरेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट मेड अंडर LRF। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक था भोला। कौन था? भोला। एक था भोला, और उस भोला ने इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। कितना? $2 लाख। एक था भोला, उस भोला ने इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। कितनी? $2 लाख तक। फिर क्या हुआ? उस $2 लाख का भोला ने ले रखे थे कुछ शेयर्स,
ठीक है, क्या ले रखे थे, कुछ शेयर्स ले रखे थे। अब अगर उस शेयर की इनकम आती है, अब उस शेयर से इनकम आई, डिविडेंड आया, तो $2 लाख पे $10 क्या हुई, डिविडेंड के रूप में आया। तो ये बोलता है कि आपको वो इंडिया लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रेजेंटली नॉट टू बी रीपैट्रिएट, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया से लेके जाना, रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया से लेके जाना, लेकिन रीपैट्रिएट का मतलब होता है इंडिया में लेके आना। तो बोल रहा है नीड नॉट टू बी रीपैट्रिएट, ज़रूरत नहीं है लेके आने की इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेड इन द LRF। अगर LRF वाली इस लिमिट तक आप काम करते हो या फिर उसकी लिमिट से ज़्यादा करते हो और RBI की अप्रूवल लेके काम करते हो और उस काम से आपको कोई इनकम जनरेटेड होती है, तो उस इनकम को इंडिया में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो उसको दोबारा वहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे चले, सिक्योरिटीज़ और जॉइंट वेंचर वोल्ली ऑन सब्सिडी। अगर बाहर आपने कोई सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रखा है, जॉइंट वेंचर खोल रखा है या अपनी वोल्ली ऑन सब्सिडरी खोल रखी है, टाटा ने अलविदा बार खोल रखी है, टाटा ने अलविदा बार खोल रखी है, तो क्या हुआ, वोल्ली ऑन सब्सिडी। तो आपके लिए एक रूल्स है, फेम रूल्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2013 में रूल्स आए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। किसके लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए। मतलब आप किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी लेते हो तो, दूसरा जॉइंट वेंचर खोलते हो, ठीक है, 20% ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेते हो, या फिर 100% शेयर ही आपके पास है, वोल्ली ऑन सब्सिडरी, ठीक है। आगे चलें, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम बताऊंगी, अगर आपको देखना है तो आप लोग देख लेना हमारी 4th वीडियो, ठीक है। तो 4th वीडियो में ऑलरेडी है रेमिटेंस, और मैंने अच्छे से भी पढ़ाया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर देख लेना क्योंकि मैंने उसका शॉर्टकट भी लिखवाया है, ठीक है। तो रेमिटेंस फ्रॉम लॉटरी ट्रांजैक्शन, लॉटरी विनिंग, ठीक है, रेसिंग, राइडिंग, अदर हॉबी है, ठीक है, ये परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टूवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने इनके एक एक के बहुत अच्छे से एग्जांपल पढ़ाए हैं, एक एक के अच्छे से एग्जांपल बढ़ाए हैं, साथ में एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि 1 घंटे की क्लास लगी थी मुझे, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखना, ठीक है। डिविडेंड ऑन एनी कंपनी ऑन विच डिविडेंड बैलेंस इज एप्लीकेबल, पेमेंट ऑन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट रूट, ये आप लोग ज़रूर वहाँ से देखना। ये सारे 8 के 8 मैंने अच्छे से पढ़ाए और इनके मैंने शॉर्टकट भी लिखवाए, एक एक के एग्जाम्पल दिए, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखना। यहाँ पे चैप्टर का पार्ट था इसलिए मैंने डाल दिए, बाकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं था इसका। अब आ जाता है लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी पर्पस प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 टू द फेम कर्ट रूल्स 2000। अगर फेमा के करंट अकाउंट रूल में कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है तो उसके लिए 2.5 लाख की लिमिट, क्या $1 की भी लिमिट नहीं है, $1 की लिमिट नहीं है, एक ढेले की भी लिमिट नहीं है। RBI से पूछोगे, ऑथोराइज डीलर के पास जाओगे तो वो सीधा चाटा मार के भगा देगा, भग जाए यहाँ से, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। ये जो सारे 8 के 8 ट्रांजैक्शंस हैं, ये इसके लिए आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन, आप नहीं बोल सकते कि वहाँ पे 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। $2.5 लाख की लिमिट इनके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है रेमिटेंस फैसिलिटी अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, मैं कर देती हूँ सही, ठीक है। यहाँ पे आएगा अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है। अदर देन इंडिविजुअल के लिए जो फैसिलिटीज़ है, तो पहला है गिफ्ट एंड डोनेशन। गिफ्ट एंड डोनेशन, अगर कोई कंपनी अगर इंडिया से बाहर किसी को गिफ्ट देती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पार्ट 5th में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी किसी दूसरे को बाहर गिफ्ट एंड डोनेशन देती है तो कितना दे सकती है, उसमें 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, लेकिन इनके लिए अलग अलग लिमिट। 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन प्रीवियस 3 ईयर, मतलब जितना भी उस कंपनी के पास फॉरेन एक्सचेंज आया, जितना भी उस कंपनी के पास फॉरेन एक्सचेंज आया है, और $50 लाख,
और $50 लाख विच एवर इज़ लेस। मैंने बताया भी था आपको कि ऐसी स्कीम में हम लोग ये बोलते हैं कि डोनेशन है तो जितना हम क्या होता है डोनेशन देते हुए थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, इंडियंस है ना थोड़े कंजूसी कर जाते हैं, तो विच एवर इज़ लेस यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो रेमिटेंस फैसिलिटी अदर देन इंडिविजुअल के लिए पहली क्या है कि अगर वो कोई गिफ्ट या डोनेशन देती है, अगर कोई रिलायंस बाहर गिफ्ट या डोनेशन देना चाह रहा है तो वो कितना दे सकता है 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और 50 लाख विच एवर इज लेस। चले आगे। अब क्या किस किस चीज़ों के लिए डोनेशन दे सकते हैं, पर्पस क्या है, तो पर्पस है क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि टाटा ने बोला था कि फुलगामा में अटैक में जितने भी फौजी मारे गए उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और बच्चों को उन्होंने बाहर भेज दिया, कैलिफोर्निया भेज दिया पढ़ाने के। तो कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट में, ठीक है, कैलिफोर्निया के बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उन लोगों ने अपनी चेयर फिक्स करी, और चेयर्स फिक्स करी तो उसके लिए उन्होंने डोनेशन दिया। तो वो कितना दे सकते हैं, $50 लाख और 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन प्रीवियस 3 ईयर। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशन, मतलब कुछ फंड दे दिए, ठीक है ना। पहला चेयर के लिए था, दूसरा पर्टिकुलर डोनेशन के लिए था। कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी। ध्यान से सुनना, कोई अगर मेडिकल की कंपनी है तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में ही क्या देगी, डोनेशन देगी। कोई कंपनी अगर इंजीनियरिंग वाली कंपनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही डोनेशन देगी। लॉ कॉलेज में दे सकती है। अगर इंजीनियरिंग वाली कंपनी है, टेक्निक वाली कंपनी है और वो लॉ कॉलेज में डोनेशन देती है तो उसको किसकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या उसके लिए लिमिट लगेगी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो जितना भी डोनेशन देगी उसको पूछना पड़ेगा, जितना भी वो डोनेशन देगी उसको पूछना पड़ेगा। अगर आप अपने फील्ड में लॉ वाली कंपनी है, लॉ में ही क्या कर रही है, डोनेशन दे रही है, तो उसके लिए लिमिट है, 50 लाख डॉलर और 1% वाली। लेकिन अगर लॉ वाली कंपनी टेक्निकल वाले में दे रही है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। $1 की भी डोनेशन दोगे तो आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये तीनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरबीआई की अप्रूवल कब चलेगी, जब लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा। $50 लाख और 1% विच एवर इज लेस, ठीक है, उसकी लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाता है आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर आप अपने फील्ड में नहीं दे रहे हो तो लिमिट की तो ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप अपने फील्ड में नहीं दे रहे हो तो लिमिट तो गई नहीं। अगर आप अपने फील्ड में नहीं दे रहे हो, दूसरे फील्ड में दे रहे हो, तो $1 भी दिया तो भी आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत है। चलें, एप्लीकेशन कैसे देना पड़ेगा। देखो, आपको आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन आपको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी कि मैं पैसे दे रहा हूँ। तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में, 3 साल की रेमिटेंस, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, उसको बताना पड़ेगा कि हमारे पास पिछले 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज कितना आया था। उसी का तो 1% निकालना पड़ेगा, उसकी डिटेल तो देनी पड़ेगी, वरना निकलेगा कैसे 1%, ठीक है। आप तो कुछ भी बोल दोगे। नेक्स्ट, आपका ब्रीफ बैकग्राउंड, आप किस काम में करते हो और आपका पर्पस क्या है डोनेशन के लिए, ठीक है। तो आप क्यों डोनेशन देना चाह रहे हो, आप किस काम में करना चाह रहे हो, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है उसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लगेगी। चलें, फर्स्ट खत्म। सेकंड, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में पढ़ाया, उधर से देखना। यहाँ से सिर्फ हम लिमिट देखेंगे। लिमिट है $25,000, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, दिल मांगे मोर। आप बाहर से लोगों को पकड़ के लेके और इंडिया में फ्लैट लेके दो, मैंने आपको बताया था ये बहुत अच्छे से। तो
आपको दिल खोल के कमीशन देनी पड़ेगी, दे ही जाएगी $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। और अगर इससे लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल देनी पड़ेगी, ठीक है। इस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई कंपनी या एचयूआई या फर्म देती है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसकी कहानियाँ ज़रूर पढ़ लेना लास्ट वाली क्लास में। नेक्स्ट, रेमिटेंस एक्सीडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी भी हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है और बाहर से कंसल्टेंसी लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में लेती है तो 10 मिलियन तक वो दे सकती है। और अगर है ना अदर कंपनीज है तो पर प्रोजेक्ट पे 1 मिलियन तक, इससे ज़्यादा दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है आरबीआई की अप्रूवल। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया तो वहाँ ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट, रेमिटेंस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये भी लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और $1 लाख विच एवर इज हायर विल मांगे मोर। अगर कोई कंपनी इंडिया की कंपनी है, बाहर अगर कोई बिजनेस खोल रही है और इंडिया से बाहर पैसे लेके जाना चाहती है तो कितना लेके जा सकती है? 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और 1 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मतलब इनकॉर्पोरेट होने से पहले। इससे ज़्यादा लेके जा सकती है, बिल्कुल लेके जा सकती है, लेकिन आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ा था क्योंकि रूल 5 में वो सिर्फ 4 ही चीज़ें थी। लिबरलाइजेशन एंड रेमिटेंस स्कीम में अब आगे आते हैं। पेमेंट ऑफ फी इन फॉरेन करेंसी, एम्बेसी अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप अपने बच्चों को, डोनेशन नहीं बोला मैंने, डोनेशन और गिफ्ट तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया था, अगर हम कि अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को बाहर पढ़ाना चाहते हैं और फ़ी पे करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, तो आप उसी इंस्टीट्यूट को पे करोगे जो एम्बेसी अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ की एम्बेसी से अफिलिएटेड होने चाहिए। अब देखो, ऑथोराइज डीलर ने किसको दिए पैसे? एबीसी लिमिटेड को दिए। एबीसी लिमिटेड ने अपने किसको पैसा दिया? अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को बाहर भेजा और फ़ी पे करी। तो फ़ी पे करी, एम्प्लॉयज़ को भेजा, एम्प्लॉयज़ के बच्चों को भेजा, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं, आप दे सकते हो, बस एक कंडीशन है, एम्बेसी से अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ जी, आप फ़ी पे कर सकते हो लेकिन एम्बेसी से अफिलिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए। चलें आगे। नेक्स्ट, रेमिटेंस टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ कलेक्टेड सब्सक्रिप्शन टू ओवरसी टीवी मीडिया कंपनी। ध्यान से सुनना, हम लोग क्या देते हैं? डिस्कवरी चैनल देखते हैं। क्या देखते हैं? डिस्कवरी चैनल अगर हम लोग देखते हैं तो उस डिस्कवरी चैनल के लिए, डिस्कवरी इंडिया का चैनल नहीं है, बाहर का चैनल है। और अगर इंडिया में देखते हैं, इंडिया के इंटरनेट पे आ रहा है या इंडिया के टीवीज़ पे आ रहा है, तो वहाँ पे उन केबल ऑपरेटर, जो इंडिया के केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है? उनको पैसे देने पड़ते हैं। किसको? डिस्कवरी वालों को। या फिर डिस्कवरी वाले क्या करते हैं? अपने ही एजेंट इंडिया में अपॉइंट करते हैं और वो एजेंट क्या करते हैं? अपनी कमीशन काट लेते हैं और बाकी पैसा इंडिया से बाहर भेज देते हैं। इंडिया में एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं डिस्कवरी चैनल वालों ने और उस एजेंट ने कमाए 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ का 5% अगर एजेंट काटता है तो 5 लाख रुपीज़ मान लो एजेंट ने रख लिए, बाकी 95 लाख रुपीज़ वो बाहर डिस्कवरी वालों को दे देगा। तो वो जब देगा तो वो किस में देगा? डॉलर में देगा, और डॉलर में देगा तो रेमिटेंस हो रहा है डॉलर बाहर। तो अलाउ है ये, ठीक है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई आरबीआई से अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, बिड्स इन फॉरेन करेंसी फॉर प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसी बिड जो इंडिया में हो रही है, रिलायंस ने यूएसए गवर्नमेंट के साथ बिड की, ठीक है। ऐसी बिड जो हो रही है इंडिया में, लेकिन काम होगा बाहर, ठीक है। तो काम होगा बाहर, इंडिया में बिड्स हो रही है लेकिन पैसे लग रहे हैं बाहर।
चलो बिड्स भी बाहर ही हो रही है। तो रिलायंस ने यूएसए गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बिडिंग की। तो जब बिडिंग की तो उसको जो पैसे देने पड़े वो कैसे देने पड़े, डॉलर्स में देने पड़े, तो वो अलाउ है। बिड्स इन फॉरेन करेंसी फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया अलाउ है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओवरसीज टेलीफोन कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आई थिंक बस ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है, 10 ही हैं, 9th में अपन पहुंच चुके हैं। सेल ऑफ ओवरसीज, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, टेलीफोन कार्ड्स जो थे, कहाँ गए यार, अभी तो था, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। हम लोग बाहर गए यूएस से, ठीक है, जब हम लोग बाहर घूमने गए यूएस से, तो बाहर जाके क्या होता है, हमारा इंडिया का सिम कार्ड काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे जो सिम कार्ड काम कर रहे हैं टाटा, रिलायंस, वहाँ पे इंडिया से बाहर जाने पे वो सिम कार्ड काम करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो हमें बाहर का सिम कार्ड या तो इंडिया से लेना पड़ता है, या फिर बाहर ही लेना पड़ता है। मतलब इंडिया से बाहर जाओ तो वहाँ पे ले लो, या फिर इंडिया में ही लेके जाओ। अब क्या हुआ, हमने सोचा कि इंडिया से बाहर कौन लेगा, हम यहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, कुछ आउटलेट होते हैं जो कि बाहर का सिम कार्ड बेचते हैं। कहाँ का, इंडिया के बाहर का सिम कार्ड बेचते हैं। अब जब वो लोग इंडिया के बाहर का सिम कार्ड बेचते हैं तो वो हमसे पैसे लेते हैं। हम जो उनको पेमेंट करते हैं वो करते हैं हम लोग रुपीस में। हम लोगों ने जो उनको पेमेंट किया वो पेमेंट किया रुपीस में, लेकिन वो जो होते हैं, वो आउटलेट जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, और बाहर के होते हैं तो वो आउटलेट में जो लोग बैठे होते हैं वो बाहर के एजेंट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा करके बाहर बेचते हैं, और बाहर किस में बेचते हैं, डॉलर में, या फिर जो भी उनकी फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है, ऑथोराइज डीलर में अलाउ एजेंट इन इंडिया। हमने जिससे सिम कार्ड खरीदा था वो कौन था, एजेंट था, किसका, ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का, इशूइंग प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स, ठीक है, टू परमिट सेल प्रोसीड ऑफ सच कार्ड। उस कार्ड से बिकने वाली इनकम, उस इनकम में से वो अपनी कमीशन हटा देगा, बाकी दे देगा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जिससे कार्ड खरीदा उसने बहुत लोगों को कार्ड बेचा, और कार्ड बेच के 10 लाख रुपए कमाए। 10 लाख का 10% उसने रख दिया, 1 लाख, बाकी 9 लाख रुपए उसने कन्वर्ट करा के किस में बेच दिए, बाहर। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई आपको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप बेच सकते हो। चले लास्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रेमिटेंस परचेज ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ फ्रेंचाइजी इन इंडिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी फूड वाले हैं, ये इंडिया के नहीं है, जैसे कि मैकडी, पिज़्ज़ा हट, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फ्रेंचाइजीज़ इंडिया में ले रखे जो कि इंडिया के नहीं हैं, पर इंडिया में फ्रेंचाइजीज़ ले रखे हैं। मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, ठीक है, और भी होता है ना, डोमिनोज़ हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है, और इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया के किसी लोगों को बेचते हैं, ठीक है। बाहर कोई इंडिया के कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर जाके फ्रेंचाइजीज़ खरीदते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो इंडिया में उस चीज़ को काम करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं तो एक बख्शी जी थे, ठीक है, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में लाया था। मैकडॉनल्ड्स का सारे आउटलेट जो है वो उन्होंने खुलवाया, लेकिन इंडिया में मैकडी कितना भी चल रहे हैं, लेकिन बाहर की कंपनी है ये, लेकिन उसके बदले में उसका नाम यूज़ कर रहे हैं, उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ते हैं, उन पैसों को बोलते हैं रॉयल्टी। मैकडी बख्शी जी के हाथ में है, कमाई बख्शी जी कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन उसके बदले में उसको बाहर के जो मैकडी के ओनर हैं उनको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, और वो रॉयल्टी हम लोग क्या देते हैं, बाहर देते हैं। अब जब वो रॉयल्टी बाहर देंगे तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे,
डॉलर देंगे। तो आप दे सकते हो, ऑथोराइज डीलर आपको पैसे दे देगा, फॉरेन एक्सचेंज दे देगा। कंसिडरेशन किसके लिए? फ्रेंचाइजी और ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है गाइस, ये 10 के 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे अदर देन इंडिविजुअल वाले। मैंने एक एक को एक्सप्लेन किया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसको लास्ट वीडियो में कर रखा है, तो दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखना। नेक्स्ट, रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट बाय एजेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अलग है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क डाल के करा है। क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग क्या करते हैं, हमारे लिए बाहर के लिए टूर अरेंज करवाते हैं। मेक माई ट्रिप से मैंने एक टूर पैकेज लिया कि मैं दुबई घूमूंगी और दुबई के आसपास 3-4 और देश घूमूंगी। मेक माई ट्रिप से मैंने क्या बोला, अभी छोड़ो आसपास के देश छोड़ते हैं, दुबई घूमने जाते हैं। दुबई के लिए मैंने पैकेज लिया 3 लाख रुपए का। मेक माई ट्रिप ने 3 लाख रुपए मुझसे लिए। मैं कौन थी? मिस्टर ए। ठीक है, मैं कौन थी? मिस्टर ए। मिस्टर ए से 3 लाख रुपए लिए किसने? मेक माई ट्रिप ने। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। तो मेक माई ट्रिप से हम लोगों ने कितने दिए? 3 लाख रुपए दिए। एक पॉइंट खत्म हो गया। मेक माई ट्रिप का एक अकाउंट है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में क्या किया, मेक माई ट्रिप ने हमारे ऑथोराइज डीलर को बोला कि उस अकाउंट में मैं पैसे डलवा देता हूँ, उसके बदले में आप मुझे फॉरेन करेंसी दे देना। क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने मेक माई ट्रिप को 3 लाख रुपए दिए। मेक माई ट्रिप ने अपनी कमीशन रख के 2,20,000 रुपए किसको दे दिए? ऑथोराइज डीलर को दे दिए। ये देखो, मेक माई ट्रिप को मैंने 3 लाख दिए, लेकिन उसने ऑथोराइज डीलर को कितने दिए? 2,20,000 रुपए दे दिए। ठीक है, ऑथोराइज डीलर ने उसके बदले में मेक माई ट्रिप को फॉरेन करेंसी दे दी। ठीक है, मेक माई ट्रिप को मैंने दिए 3 लाख रुपए और मेक माई ट्रिप से, है ना, मेक माई ट्रिप ने अपनी कमीशन रख के ऑथोराइज डीलर को दे दिए 2,20,000 और ऑथोराइज डीलर ने फॉरेन करेंसी दे दी। फॉरेन करेंसी मिलते ही मेक माई ट्रिप ने बाहर होटल की बुकिंग करा दी, अब्रॉड और पैकेज करा दिया। बात खत्म हुई, मैं घूम के आ गई। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ये ट्विस्ट आया कि मुझे जाना था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं जा पाई। किसी वजह से मैं नहीं जा पाई और मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कराया। मैंने मेक माई ट्रिप को बोला कि मुझे रिफ़ंड चाहिए। मेक माई ट्रिप ने बोला ठीक है, मैं रिफ़ंड दे देती हूँ, मना नहीं कर रही, लेकिन जितने चार्जेस कटेंगे मैं काट के दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है, चलेगा। मेक माई ट्रिप ने क्या किया, सारी बुकिंग को कैंसिल कराया और कैंसिल कराने की वजह से इन होटल वालों ने, अब्रॉड वालों ने क्या किया, 1 लाख रुपए काट लिए और 80,000 मेक माई ट्रिप की। तो मेक माई ट्रिप ने मुझे बोला देखो, आपके 1 लाख रुपए तो बाहर के ख़त्म हो गए, उन लोगों ने बुकिंग कैंसिल की तो उन्होंने काट लिए और 80,000 हम काट रहे हैं, तो आपको कुल मिला के 1,20,000 ही मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलेगा, 1,20,000 तो दो। ठीक है, तो उन्होंने होटल की बुकिंग कैंसिल कराई और रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, 5वां पॉइंट, और रिफ़ंड आया फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी अकाउंट किसके पास था? मेक माई ट्रिप में था। उसने ये पैसा दोबारा क्या कर दिया? मिस्टर ए को रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट में आया। तो यही बात ये बोल रहा है, रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट बाय एजेंट। ये एजेंट था मेक माई ट्रिप जो इंडिया का था, उसने सारा अरेंजमेंट कराया और वो सारा अरेंजमेंट कौन से अकाउंट से कराया? फॉरेन करेंसी अकाउंट से कराया। ठीक है, ये चार्ट बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर देखना। चले, कंसोलिडेटेड टूर अरेंजमेंट बाय ट्रैवल एजेंट इन इंडिया। अब मुझे दुबई नहीं घूमना, दुबई वाला मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिया घूमने आया। दुबई वाला मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिया में आया और इंडिया के साथ वो नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान घूमेगा। दुबई वाला मेरा एक फ्रेंड है जो इंडिया में आया और इंडिया में आया तो वो नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान सब घूमेगा। अब क्या हुआ, एक कंपनी थी इंडिया की, मेक माई ट्रिप, उसने उसके लिए सारे अरेंजमेंट किए। मेरे फ्रेंड ने मेक माई ट्रिप को दिए $7 लाख। $7 लाख में उसने बोला हम आपको इंडिया घुमाएंगे, नेपाल घुमाएंगे और भूटान घुमाएंगे। ठीक है, तो इंडिया के उसने रख लिए $4 लाख
और बाकियों के रख लिए $3 लाख। तो इसमें कंडीशन है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है जो मल्टीपल कंट्रीज़ को घुमाती है, एजेंट है इंडिया में, अगर वो मल्टीपल कंट्रीज़ में घुमाता है तो वो दूसरी कंट्रीज़ को उतना ही पैसा दे सकता है जितना उसको मिला है। दूसरी कंट्री घूमने के लिए उतना ही पैसा देगा। देखो इंडिया में बैठा है वो, तो वो अरेंज करवाएगा नेपाल का टूर, भूटान का टूर, ठीक है। तो नेपाल और भूटान का जब वो टूर अरेंज करवाएगा तो उसको उनके एजेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन पैसे आप मैक्सिमम उतने ही दे सकते हो जितने आपको इंडिया से मतलब बाहर से मिले, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। पढ़ ले। ऑथोराइज डीलर में अलाउ सच रेमिटेंस, आप दे सकते हो, है ना, आप दे सकते हो आफ्टर वेरीफाइंग द अमाउंट बीइंग रेमिटेड टू द नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री को दोगे। इंक्लूसिव ऑफ रेमिटेंस इफ एनी ऑलरेडी मेड, अगर आपने पहले कुछ दे रखा है तो वो भी इंक्लूड कर देना, लेकिन डज नॉट एक्सीड, क्वेश्चन आ रहा है डज नॉट एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली रेमिटेड टू इंडिया। जितना पैसा आपको मिला है, आपको $7 लाख मिला है, आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। द कंट्री ऑफ रेजिडेंट बेनिफिशियरी, ठीक है, जहाँ से आपको पैसा मिला है, लेकिन वो पैसा मिलता हुआ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। जहाँ से आपको पैसा मिला है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, और जहाँ से पैसा मिला है वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट आप नहीं कराओगे, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आप लोग को बहुत अच्छे से लिबलाइजेशन एंड रेमिटेंस स्कीम आई होगी। गाइज यहाँ पे हमारा लिबलाइजेशन और रेमिटेंस स्कीम ख़त्म होता है, साथ में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नीचे हेल्प दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, आप उसमें पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड पे के नेम से, अगर आपको वो ज्वाइन कर लोगे तो यार सब कुछ वहीं मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं गाइज। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और शेयर तो करो यार, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है और शेयरिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो चलो बाय बाय एंड थैंक यू।